औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी विद एडी। ओके, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज फोरियर एनालिसिस फॉर द बेसिस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिस होते क्या है। हमने कहा था कि कोई भी मटेरियल है हमारे पास, ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें, फॉर एग्जांपल कि ये उसका जो है वो यूनिट सेल है, तो यहाँ पे जो लैटिस पॉइंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लैटिस पॉइंट पे जो एटम्स यहाँ पे लाई करते हैं लैटिस पॉइंट्स के ऊपर, उन एटम्स को बेसिकली हमने क्या नाम दिया था? बेसिस का नाम दिया था। हमने कहा था ये जो है ये बेसिस है, ठीक है। तो हमने इन बेसिस का एनालिसिस करना है, क्योंकि अगर हम बेसिस का एनालिसिस कर लेंगे तो हम किसी भी मटेरियल की स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम इसके ऊपर जो है वो एक्सरेज फॉल करवाते हैं, तो एक्सरेज क्या होंगी? स्कैटर होंगी। और स्कैटर होने के बाद जाहिर बात है इनका भी कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा, और वो एम्पलीट्यूड हमने निकाला हुआ है। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ओके, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला जो हमने निकाला था दैट वाज dv n of r e की पावर माइनस आयोटा डेल्टा k डॉट r। ये हमने एम्पलीट्यूड निकाला था फॉर द स्कैटर्ड रेस, जो स्कैटर्ड हो रही हैं एक्स रेज इस मटेरियल में से। अभी भी हम जो है वो एक्स रे डायफ्रैक्शन के ऊपर ही हैं बेसिकली। तो यहाँ से जैसे ही एक्स रेज जो है वो डायफ्रैक्ट होंगी तो स्कैटर भी होंगी। स्कैटरिंग के बाद उनका एम्पलीट्यूड कितना होगा वो हमने निकाला था। दिस इज फॉर द वन सेल ओनली। ओके, लास्ट टॉपिक जो इवॉल्व कंस्ट्रक्शन हमने देखी, उसमें हमने ये देखा कि जो डेल्टा के है दैट इज इक्वल टू द जी। जी क्या होता है? रेसिप्रोकल लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर है। तो अगर मैं डेल्टा के की जगह जी लिखूं तो मेरा ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, dv n ऑफ r e की पावर माइनस आयोटा जी डॉट r। ठीक है जी, ये मेरे पास स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड है फॉर द वन सेल ओनली। ये मेरे पास एक सेल के लिए जो है वो लैटिस स्कैटर्ड जो है वो एम्पलीट्यूड है। अगर मेरे पास n सेल हो, मैंने सिर्फ एक सेल की बात की ना, अगर मेरे पास इस तरह के n सेल्स हों तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं क्या करूंगा? n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, dv n ऑफ r e की पावर माइनस आयोटा g डॉट r। तो ये मेरे पास किसके लिए आ गया? n सेल के लिए फॉर्मूला आ गया। यहां से मैं इसको लिख सकता हूं a इज इक्वल टू nsg। ये मैंने कैसे लिखा? n तो आ गया, ये सारा कहाँ गया? उसकी जगह sg कैसे आया? और sg है क्या? बेसिकली sg को ही मैंने रखा है, इट इज इक्वल टू द dv n ऑफ r e की पावर माइनस आयोटा जी डॉट आर। बेसिकली ये जो dv n ऑफ r e की पावर माइनस आयोटा जी डॉट आर है, इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर फैक्टर। इट इज द स्ट्रक्चर फैक्टर, इट इज स्ट्रक्चर फैक्टर। मैं अपने व्हाइट बोर्ड के लिए वो कुछ हिस्से कर लेता हूं। इट इज स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर वन सेल। ये एक सेल का स्ट्रक्चर फैक्टर है। अगर ये पूरा हमारे पास सेल है तो एक सेल का जो स्ट्रक्चर फैक्टर है उसको हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसके अंदर जो है वो बहुत सारे एटम्स है, जेथ एटम्स हैं इसके अंदर, ठीक है, और हम देखना चाहते हैं कि हर एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैंने पहले बताया था कि जो एम्पलीट्यूड है, ये स्ट्रक्चर फैक्टर भी देख लें, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? बेसिकली ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के ऊपर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। इसके अंदर जो है वो चार्ज कैरियर्स की मिकदार कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। अब जितने भी एटम होंगे, चार्ज कैरियर्स क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बेसिस मैंने कहा था ये एटम्स हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं इस लैटिस को। अब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि हर एटम इस चार्ज कंसंट्रेशन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना अपना हिस्सा डाल रहा है चार्ज की मिकदार को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसे हम कहेंगे n ऑफ r। तो हम देखना चाहते हैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई भी एटम,
ठीक है। ये एन ऑफ आर क्या है, मिकदार है चार्जेस की कंसंट्रेशन है किसी मटेरियल के अंदर, और हम ये देखना चाहते हैं कि कोई भी एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इन चार्जेस की मिकदार को बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एन ऑफ आर इसको हम इक्वल लिखेंगे जी समेशन J इज इक्वल टू 1 to S, ओके, N ऑफ J R माइनस R ऑफ J। तो हम ये देखना चाहते, अब ये S क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, कि अगर मैं ये फर्ज कर लूं कि हमारे मटेरियल के अंदर S यानी सेल के अंदर S नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो हर एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करेगा ना चार्जेस की कंसंट्रेशन को बढ़ाने में। कितना कंट्रीब्यूट करेगा, दैट इज NJR माइनस RJ। NJR माइनस RJ क्या है, ये हमें बता रहा है कि हर एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है चार्जेस की अमाउंट को बढ़ाने में। इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 3 के अंदर, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 3। तो हमारा जो स्ट्रक्चर फैक्टर है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा जी, SG इज इक्वल टू DV। अब N ऑफ R की जगह मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा जी, ये समेशन लिखना था तो मैं समेशन को जो है वो पहले ही बाहर लिख लेता हूँ। J इज इक्वल टू 1 to S, ओके। N ऑफ R की जगह मैं लिखूंगा N ऑफ J R माइनस RJ E की पावर माइनस आयोटा G डॉट R। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। तो ओके, अब यहां से आगे यहां तक आई होप आपको समझ आ गई। सबसे पहले हमने जो है वो स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड लिखा, फिर हमने कहा जी डेल्टा के किसके इक्वल होता है, जी के, तो मैंने यहाँ जी लिखा, ठीक है, रेसिप्रोकल लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर, ओके। उसके बाद ये तो था वन सेल के लिए एम्पलीट्यूड, अगर n नंबर ऑफ सेल्स हैं तो n से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो सारी टर्म है हमारे पास, ये वाली टर्म, इसको हमने कहा कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है दैट इज स्ट्रक्चर फैक्टर ऑफ वन सेल। तो सबसे पहले हमने ये निकाला स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर द वन सेल। अब चूंकि हमने तो भी स्ट्रक्चर फैक्टर निकालना है बेसिस के लिए, तो अभी हम इसको आगे फिर कंटिन्यू रखेंगे। तो मैंने कहा कि हम ये देखना चाह रहे हैं सबसे पहले कि हर एटम, हर जो बेस है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है चार्ज की मिकदार को बढ़ाने के लिए। तो दैट इज NJ इंटू R माइनस RJ। ये N ऑफ R की वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे, ठीक है। अगर S नंबर ऑफ एटम्स हैं तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए मैंने सम कर लिया और अब इसकी वैल्यू को मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, ओके। अगर अब लेट R माइनस RJ, चूंकि चार्ज या बेसिस के लिए मैंने स्ट्रक्चर फैक्टर निकालना है तो मुझे जो है पुट करने पड़ेगा यहाँ पे डेंसिटी के, ठीक है। इसको मैं लेट कर लूंगा R माइनस RJ इज इक्वल टू रो, कि ये जो है वो रो के इक्वल है, ओके। रो क्या है, इट इज द चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो प्लस RJ, ओके। ये R की वैल्यू आ गई और R माइनस RJ की वैल्यू आ गई। अब इसको मैं पुट करूंगा, इसको मैं रेज कर लेता हूं यहाँ पे, ओके। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। पुट इन इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं जिसको। तो हमारे पास स्ट्रक्चर फैक्टर कैसे आएगा, SG इज इक्वल टू समेशन J इज इक्वल टू 1 to S DV NJ। अब यहाँ पे जो R माइनस RJ है, R माइनस RJ की जगह मैंने क्या पुट करना है यहाँ पे, रो पुट कर दूंगा E की पावर माइनस आयोटा G डॉट R है, R की वैल्यू मैंने क्या निकाली यहाँ पे, रो प्लस RJ, ठीक है जी। तो इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, ओके। SG इज इक्वल टू समेशन J इज इक्वल टू 1 to S, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास DV N ऑफ J रो
ई की पावर माइनस आयोटा, इसको मैं दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करूं मैं लिख सकता हूं आयोटा जी डॉट रॉ और ई की पावर माइनस आयोटा जी डॉट आर जे। ठीक हो गया। अब यहां से एस जी इज इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू एस, सिर्फ ये जो डेंसिटी वाला फैक्टर इसको रहने दूंगा मैं और इसको बाहर निकालूंगा ई की पावर माइनस आयोटा जी डॉट आर जे। बाकी हमारे पास क्या रह गया अंदर डी वी एन ऑफ जे और रॉ ई की पावर माइनस आयोटा जी डॉट रॉ। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6। ओके, और यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं एस जी इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 टू s e की पावर माइनस आयोटा g डॉट आर जे। और ये जो सारी चीज है, ये वाली सारी चीज, इसको मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, इसको मैं लिख दूंगा एफ जे। व्हाट इज एफ जे? एफ जे इज इक्वल टू, इस सारी चीज को मैंने लिखा ना, एफ जे इज इक्वल टू डी वी एन जे, मैं यहां लिख दूंगा वेयर एफ जे इज इक्वल टू डी वी एन जे रॉ ऑफ ई की पावर माइनस आयोटा जी डॉट रॉ। इट इज इक्वल टू द फॉर्म फैक्टर। इसे हम कहते हैं फॉर्म फैक्टर कहते हैं जी, कि मटेरियल को बनाने में जो रोल है चार्ज कैरियर्स का, दैट इज एफ जे फॉर्म फैक्टर। ओके, और ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 7 है, ये हमें स्ट्रक्चर फैक्टर दे रही है। दिस इज द स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर बेसिस। तो जो हमने निकालना था वो ये था असल में, दिस इज द स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर बेसिस, कि ये हमारे पास जो है वो दूसरी चीज आ गई। पहले हमने स्ट्रक्चर फैक्टर निकाला था एक सेल के लिए, अब हमने स्ट्रक्चर फैक्टर किसके लिए निकाल लिया? बेसिस के लिए। कि बेसिस के जो स्ट्रक्चर फैक्टर है उसका फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, J इज इक्वल टू 1 टू S e की पावर माइनस आयोटा G डॉट आर जे एफ ऑफ J। ओके, अब अगर हम जो है वो इसको स्ट्रक्चर फैक्टर को लिखना, हमने पहले लिखा वन सेल के लिए, फिर हमने लिखा बेसिस के लिए। अब अगर हम लिखना चाहते हैं स्ट्रक्चर फैक्टर को इन द फॉर्म ऑफ मिलर इंडिसेस ए स्केल यानी रिफ्लेक्शन की फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? ओके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे जी, हमें पता है बल्कि आर जे किसके इक्वल होता है जी? एक्स जे ए वेक्टर प्लस वाई जे बी वेक्टर प्लस जी जे सी वेक्टर। ओके, इन द सेम वे जी हमारे पास क्या होता है जी? यहां पे भी चूंकि वेक्टर था तो मुझे लगाना पड़ेगा। ओके, आपने जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर वेक्टर का निशान लाजमी डालना है। ठीक है, यहां पे भी आएगा बिल्कुल। तो जी वेक्टर किसके इक्वल होगा? यहां पे एच ए प्लस के बी प्लस एल सी। तो आर जे और जी हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जी डॉट आर जे की वैल्यू निकालूंगा और बाद में इसी इक्वेशन नंबर 7 में जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्शन के लिए स्ट्रक्चर फैक्टर आ जाएगा। तो जी डॉट आर जे निकालते हैं सबसे पहले, जी डॉट आर जे। तो देखिए जी यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले जी की वैल्यू क्या है हमारे पास? एच ए प्लस के बी प्लस एल सी डॉट आर जे की वैल्यू क्या है मेरे पास? एक्स जे ए वेक्टर प्लस वाई जे और बी वेक्टर प्लस जी जे सी वेक्टर। ओके, जी डॉट आर जे इट विल बी इक्वल टू द, अब एच और एक्स जे तो आ जाएंगे जी। ठीक है, ए डॉट ए आएगा ना, ए डॉट ए इट इज इक्वल टू द 2 पाई प्लस के, ये मल्टीपल हो गया इससे, के वाई जे
और b डॉट b इट इज इक्वल टू द 2 पाई प्लस एल जी जे और c डॉट c होगा इट इज इक्वल टू द 2 पाई। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, हमारे पास जो a डॉट a होता है इट इज इक्वल टू द b डॉट b इट इज इक्वल टू द c डॉट c एंड इट्स वैल्यू इज 2 पाई। तो g डॉट आर जे बस थोड़ा सा रह गया हमारे पास, और इसको मैं 2 पाई को जो है वो कॉमन निकालूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा h एक्स जे प्लस के वाई जे प्लस एल जी जे। ठीक है, तो g डॉट आर जे की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 7 के अंदर। पुट इन इक्वेशन 7 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एस जी इज इक्वल टू द समेशन j इज इक्वल टू 1 टू s, और e है तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल लिख सकता हूं माइनस आयोटा। ओके, और g डॉट आर जे की वैल्यू लिखनी है। g डॉट आर जे की वैल्यू क्या है 2 पाई इंटू h एक्स जे प्लस के वाई जे प्लस एल जी जे। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्ट्रक्चर फैक्टर। इस इक्वेशन को हम नाम देंगे 8 का। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर फैक्टर। तीसरी चीज हमने निकाल दी, ये भी स्ट्रक्चर फैक्टर है एंड दिस इज द स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर रिफ्लेक्शन एच के एल। तो ये जो स्ट्रक्चर फैक्टर है ये रिफ्लेक्शन एच के एल के लिए हमारे पास आ गया। तो आज हमने जो है वो फॉर एनालिसिस देखा बेसिस का। हमने कहा कि अगर हमें बेसिस का जो है वो हम एनालिसिस कर लेते हैं, बेसिस का तजिया कर लेते हैं, तो हम मटेरियल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमने स्ट्रक्चर फैक्टर निकाला एक सेल का, फिर हमने स्ट्रक्चर फैक्टर निकाला बेसिस का, और आर और जी की जब मैंने वैल्यू पुट की तो मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर फैक्टर आ गया फॉर द रिफ्लेक्शन एच के एल। ओके, तो इसमें थोड़ी सी थ्योरी आपने ये ऐड करनी है कि आप सबसे पहले लिख लेंगे, अगर आपने एग्जाम में लिखना है कि लेट द स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड फॉर द स्कैटर्ड रेज इज, ये लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसमें खुद ऐड कर सकते हैं जो जो मैंने बोला है। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।